बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 में हम स्टीम और गैस टरबाइंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको उसके कंटेंट्स बताना जरूरी समझूंगा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट 4 टॉपिक्स। अब हम देखते हैं कि स्टीम टरबाइंस का इंट्रोडक्शन या स्टीम टरबाइंस क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि जो एक टरबाइन है वो एक प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज को चलाने के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। स्टीम या गैस का मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी mv। वेलोसिटी का जो चेंज है उससे जो मोमेंटम में तब्दीली है उस मोमेंटम का रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाने का अमल जो चीज करवाती है वो टरबाइन है। पहली टरबाइन जो है वो 1629 में ब्रैंका ने इजाद की थी। टरबाइन एक ऐसा प्राइम मूवर है जिसमें जो स्टीम है उसके मोमेंटम में तब्दीली के जो तब्दीली आती है उससे हमारी रोटरी मोशन जो है ना वो पैदा होती है। स्टीम टरबाइन जो है कंप्रेसर्स और दूसरी शाफ्ट से चलने वाले आलात को चलाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। पावर व्हील है तो ब्लेड्स या बकेट्स लगी होती हैं कि पेरिफेरी पर सर्कमफेरेंस पर आप कह सकते हैं या फेस पे उसके बिल्कुल सामने, और इस व्हील को इस पहिए को एक पावर शाफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है जिसके दोनों एंड पर बेरिंग्स लगे होते हैं। प्रेशर ऑफ स्टीम और गैस रोटेट्स द व्हील डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर ब्लेड्स या बकेट्स जो है वो व्हील के मुहित पर यानी सर्कमफेरेंस पर लगे हों, द फोर्स इज एक्सर्टेड थ्रू नोजल डायरेक्टली। फिर फोर्स नोजल के जरिए लगाई जाती है और इस तरह के टरबाइन को हम इंपल्स टरबाइन कहते हैं, जो कि आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आप देख सकते हैं इफ द ब्लेड्स और बकेट जो है उनको व्हील के फेस पर लगाया जाए। ठीक है, ये आगे जाकर मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा कि सर्कमफेरेंस पे होने का क्या मतलब है और फेस के ऊपर होने का क्या मतलब है। फिर एक गाइड मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है और उस तरह की टरबाइन को रिएक्शन टरबाइन की जाती है। ये दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बेसिकली इंपल्स टाइप और रिएक्शन टाइप जो टरबाइन है उसमें फर्क बड़ा वादे करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट वन इज के किसी भी स्टीम टरबाइन के काम करने का बुनियादी असूल क्या है कि किसी भी स्टीम टरबाइन में प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वेलोसिटी की फॉर्म में मोमेंटम पैदा होता है और इसको फिर मैकेनिकल वर्क में जब वो रोटर्स ब्लेड जो चलता है तो जब वहाँ मूवमेंट होती है तो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। So here is our topic 6.1 which is named as classification of steam turbines। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के भी तौर पे पूछा जा सकता है। तो हमें स्टीम टरबाइंस की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से करनी है उसके बेसिकली 5 असूल हैं। पहला है कि स्टीम किस तरह का एक्शन करेगी उस हिसाब से। दूसरा है कि जो स्टीम फ्लो करेगी उसकी सीमत के हिसाब से। तीसरा है जी एग्जॉस्ट कंडीशन है, कंडीशन ऑफ स्टीम, एग्जॉस्ट कंडीशन क्या है। चौथा है जी प्रेशर ऑफ स्टीम और आखिरी है नंबर ऑफ स्टेजेस के हिसाब से। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टीम इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन और एग्जॉस्ट कंडीशन के हिसाब से कंडेंसिंग टरबाइन है और नॉन कंडेंसिंग टरबाइन है। और प्रेशर ऑफ स्टीम के हिसाब से हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर और लो प्रेशर टरबाइन, यानी कि जिस हिसाब से प्रेशर इस्तेमाल हो रहा है टरबाइन में उस हिसाब से स्टीम टरबाइन टाइप हम जो है ना वो सजेस्ट करते हैं। और नंबर ऑफ स्टेजेस के हवाले से हम डिटेल में करेंगे कि स्टेज का क्या मतलब है। तो एक सिंगल स्टेज टरबाइन होती है और सिंगल से ज्यादा हो तो उसको मल्टी स्टेज टरबाइन कहते हैं। इस लेक्चर में जो टॉपिक है वो है 6.2 इन विच वी विल स्टडी द स्टीम टरबाइन दैट इज ऑफ इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टाइप आप कह सकते हैं। टॉपिक स्टीम टरबाइन हम स्टडी कर रहे हैं जो कि स्टीम की बदौलत चलती है। इंपल्स टाइप इसलिए क्योंकि इसके मुहित के ऊपर बकेट्स आपको नजर आ रही हैं। ये फेस होता है, फेस के ऊपर आपको कोई बकेट नजर नहीं आ रही। तो जिस टरबाइन के मुहित पर बकेट्स या ब्लेड्स आपको नजर आएंगे वो कौन सी होगी, इंपल्स टरबाइन। दूसरी निशानी आपको बताई गई थी कि नोजल के जरिए यहाँ पे इसको इंपल्स प्रोवाइड की जाती है, इसको इम्पैक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नोजल है जो कि स्टेशनरी है। स्टेशनरी मीन ये नोजल अपनी जगह पे स्टिल है, ये आगे पीछे मूव नहीं कर रही। यहाँ पे शाफ्ट लगी हुई है जिसके ऊपर ये पूरा जो व्हील है वो माउंट हुआ हुआ है। एक ऐसी टरबाइन है जो स्टीम जेट के इंपल्स यानी कि धार से चलने वाली है। इस टरबाइन में सबसे पहले स्टीम नोजल में से फ्लो किया जाता है और फिर वो या जो स्टीम जेट है वो टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर टकराता है, जो कि बकेट्स की जो ब्लेड्स हैं वो कर्व्ड है जिस तरह के बकेट्स होती हैं और उस व्हील के मुहित पर माउंटेड है जैसे कि आपने पिछले डायग्राम में देखा है। तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। द एक्शन ऑफ द जेट ऑफ स्टीम impinging on the blades is said to be an impulse and the rotation of the rotor is due to the
इम्पल्सिव फोर्सेस ऑफ द स्टीम जेट। जो स्टीम ब्लेड्स को टकरा रही है को इम्पल्स कहते हैं, और जो रोटर की रोटेशन है वो इस इम्पल्सिव फोर्स स्टीम जेट की उससे जो फोर्सेस पैदा हो रही हैं उनकी बदौलत रोटेशन हमें मिल रही है। We will study about the important impulse turbine, और ये एक साइंसदान डी लेवल के नाम पर है। तो ये एक इम्पल्स स्टीम टरबाइन की जो टाइप है डी लेवल टरबाइन, जिसमें इम्पल्स टाइप माल होती है। तो ये एक स्वीडिश इंजीनियर है डी लेवल ने इस टरबाइन को इजाद किया था 1881। दर्ज है इसके कंपोनेंट्स हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नोजल है। ये एक सर्कुलर गाइड मैकेनिज्म है जो कि स्टीम को गाइड करता है कि वो फ्लो करे और एक खास डायरेक्शन और वेलोसिटी के साथ जो अमल करे। ये जो नोजल है ये स्टीम को रेगुलेट करने के लिए भी, उसके जो फ्लो को रेगुलेट मींस कम या ज़्यादा करना, उसके लिए भी ये नोजल इस्तेमाल होती है। और नेक्स्ट टेक्निकल पॉइंट ये है कि इस नोजल को ब्लेड्स बड़ा ही ज़्यादा करीब रखा जाता है ताकि कोई जो लॉसेज हैं हवा की वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा फासला रखेंगे उतनी ज्यादा लॉसेस के चांसेस हैं। सो दिस इज अ टेक्निकल पॉइंट कि नोजल को ब्लेड्स के बहुत ज्यादा करीब रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रनर और ब्लेड्स के हवाले से। रनर टरबाइन का इम्पल्स टरबाइन के अंदर सर्कुलर डिस्क पाई जाती है जो कि एक फिक्स होती है किसको, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को। वेरी मीन मुहित प्रॉपर डिजाइन किया जाता है। मशीन डिजाइन में आप प्रॉपर फार्मूलाज पढ़ते हो कि कितने रदास के रनर पे कितनी बकेट्स या कितने ब्लेड्स लगाए जा सकते हैं। तो ये सारी आप मशीन डिजाइन में चीजें पढ़ोगे कि हाउ मेनी ब्लेड्स कैन बी फिक्स्ड टू अ स्पेसिफिक रनर। ये तो स्टीम जेट जो कि बकेट्स पे आकर लगता है, डायरेक्शन में जेट निकल रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। इस तरीके से रनर रोटेट करता है। ब्लेड्स की जो सरफेस है उसको स्मूथ रखा जाए ताकि हमारे फ्रिक्शनल लॉस कम से कम हो। ज्यादातर केसेस में जो ब्लेड्स हैं उनको बोल्ड किया जाता है रनर डिस्क। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि अगर हम वेल्ड कर दें तो अगर एक भी ब्लेड खराब हो जाए तो हमें इतनी बड़ी टरबाइन को उतारना, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम इसको टेम्परेरी फास्ट बोल्ट्स की मदद से ब्लेड्स को रनर डिस्क के ऊपर फिट करते हैं ताकि अगर एक भी ब्लेड हमें मेंटेन करना पड़े तो हमें पूरी टरबाइन को ना उतारना पड़े, बल्कि सिर्फ उस ब्लेड उतार के एक्सचेंज कर दिए जाए। ये पूरा का पूरा एज ए सिंगल यूनिट की कास्टिंग भी की जाती है। तमाम ब्लेड के वियर एंड टियर इक्वल नहीं होता टाइम के वाले से, कुछ जल्दी डैमेज हो जाते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। और रिप्लेसमेंट उसी वक्त मुमकिन है जब हम टेम्परेरी फास्टनिंग इनके बोल्ट्स का इस्तेमाल करें। नंबर 3 इज द केसिंग। शाफ्ट इस केसिंग से बाहर होगी जबकि रनर और ब्लेड्स को इस केसिंग के अंदर रखा जाता है। केसिंग का फायदा ये है कि ये स्टीम की मूवमेंट को कंट्रोल करती है फ्रॉम द ब्लेड टू द कंडेंसर। स्टीम को जाने नहीं देती क्योंकि जैसे ही स्टीम स्पेस में जाएगी वो एक्सपैंड कर देगी। एक्सपैंड करने का मतलब ये है कि वो अपनी एनर्जी लूज कर बैठेगी। किसी भी कोई बरूनी हादसे से बचाने के लिए केसिंग बड़ी मुफीद साबित होती है। इम्पल्स जो टरबाइन होती है उसमें केसिंग लाजमी नहीं है, मतलब केसिंग के बगैर भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन हम मूवमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं इजीली और हम लॉसेस से बच जाते हैं केसिंग इस्तेमाल कर ले। लेकिन रिएक्शन जो टाइप आगे हम एक टरबाइन पढ़ेंगे उसमें केसिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये आपका जो है शाफ्ट है, ये आपके रनर डिस्क है और ये आपके नोजल जेट्स लगे हुए हैं। इस टॉपिक में हम स्टीम टरबाइन अभी हमने स्टडी की है और रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन होता है। इन दोनों में हम फर्क देखेंगे कि हमारे इस स्टीम टरबाइन को इस्तेमाल करने के फवायद क्या है एंड व्हाई वी प्रेफर स्टीम टरबाइन ओवर द रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। जो स्टीम टरबाइन है वो किसी रेसिप्रोकेटिंग टाइप स्टीम इंजन का मुकाबला करती है। तो बारी बारी हम स्टेप बाय स्टेप इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो नंबर 1 एडवांटेज, स्टीम टरबाइन ज्यादा स्पीड डेवलप कर सकती है और ज्यादा स्पीड होने की बदौलत स्टीम हासिल करने की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। एफिशिएंसी जो है ना वो ज्यादा हो जाती है, इस वजह से स्टीम की जो कंजम्पशन है वो कम है। चौथी बात यह है क्योंकि तमाम जो मूविंग पार्ट्स है वो केसिंग के अंदर इनक्लोज है, लिहाजा स्टीम टरबाइन जो है ना वो सेफ है, जबकि स्टीम इंजन में तमाम के तमाम पार्ट्स केसिंग के अंदर इनक्लोज नहीं होते, कुछ पार्ट बाहर होते हैं। स्पेस कम चाहिए लेकिन फाउंडेशन बड़ी मजबूत चाहिए क्योंकि इस मशीनरी में जो है ना वो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है। इंजन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जबकि आपको टरबाइन में आप देख चुके हैं सिंपल एक शाफ्ट है, एक रनर डिस्क है और ब्लेड्स हैं। दैट इज क्वाइट सिंपलर डिजाइन एज कम्पेयर टू एनी इंजन। तो दैट्स व्हाई जो है ना स्टीम टरबाइन को स्टीम इंजन पर फोकियत हासिल है। जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है इसको इस टरबाइन के अंदर वो स्मूथ है, यूनिफॉर्म है,
जबकि रेसिप्रोकेटिंग इंजन में वो स्मूथ या यूनिफॉर्म नहीं होता। जब एक दफा टरबाइन चल गई है तो इसको बहुत ज्यादा रनिंग के लिए केयर नहीं चाहिए कि बार बार आप इसके ध्यान में लगे रहेंगे जी इसमें किस तरह चले। जबकि जहाँ तक इंजन की बात करें, इंजन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं, तो ज्यादा केयर की जरूरत होती है और इसी वजह से जो टरबाइन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम है। जबकि अगर स्टीम इंजन की बात करें तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। स्टीम टरबाइन दैट इज ऑफ रिएक्शन टाइप। इससे पहले लेक्चर में हमने जो स्टडी किया है वो है इंपल्स टरबाइन। इसमें मेन डिफरेंस होता है दैट इज ऑफ केसिंग, और इसमें एक गाइड मैकेनिज्म होता है जो कि आप देख सकते हैं कि इस टरबाइन के फेस पे सामने जो है ना वो वेन्स लगी हुई हैं। पेरिफेरी या सरकमफेरेंस पर बकेट्स जो लगती हैं वो इंपल्स टरबाइन में लगती हैं। रिएक्शन टरबाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई ऐसी कोई बकेट्स या सरकमफेरेंस मुहित पे कोई ऐसी चीज नहीं, बल्कि जो कुछ भी ब्लेड्स वगैरह बने हुए हैं वो फेस के ऊपर बने हुए हैं। तो यहाँ से पानी एंटर होता है, ये हमारा रनर है बेसिकली, इस पे ऊपर गाइड वेन्स है, गाइड वेन्स पानी को गाइड करती हैं कि वो रनर के ऊपर जाके ब्लेड्स के ऊपर टकराए। और ये स्पाइरल केसिंग है। स्पाइरल केसिंग मीन एक नुमा शेप ऐसी होती है जिसका एरिया सेम ना हो। आप देख सकते हो कि एंट्री पे एरिया जो है ना वो सेम है, और जैसे जैसे आउटलेट की तरफ पानी जा रहा है, यहाँ से अंदर जाकर आउटलेट यहाँ से जो है ना पानी डिस्चार्ज होता है। आउटलेट पे जाते जाते एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्पाइरल शेप। इन रिएक्शन टरबाइन जो स्टीम होती है वो व्हील्स में एंटर होती है अंडर द प्रेशर एंड फ्लोज ओवर द ब्लेड, और ब्लेड के ऊपर फ्लो करती है। तो यही स्टीम जो आ रही होती है ये ब्लेड्स को मूव करने पर आमादा करती है। मैटर ऑफ फैक्ट द टरबाइन रनर इज रोटेटेड बाय द रिएक्टिव फोर्सेस ऑफ द स्टीम जेट्स। यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो इंपल्स नहीं है बल्कि स्टीम जेट्स की रिएक्शन फोर्सेस है। दैट्स व्हाई दिस टरबाइन इज कॉल्ड रिएक्शन टरबाइन। एक रिएक्शन फोर्स होती है जो इस टरबाइन को चलाती है, इसी वजह से इस टरबाइन को रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। रिएक्शन टरबाइन की एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन, या इसको पार्सन्स टरबाइन भी कहते हैं। ये सिंपलेस्ट रिएक्शन स्टीम टरबाइन की एग्जांपल है और ये कॉमन यूज होती है और कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। सो नंबर 1 केसिंग। केसिंग क्या है, ये एक एयर टाइट मेटालिक केस है जिसमें स्टीम बॉयलर से एंटर होती है, जिसका प्रेशर हाई होता है, जिसका टेम्परेचर हाई होता है, और इसको फिक्स्ड ब्लेड्स जिनको हम गाइड मैकेनिज्म भी कहते हैं केसिंग के अंदर, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस केसिंग को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि स्टीम एंटर हो रही है फिक्स ब्लेड में, उसकी वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। नंबर 2 गाइड मैकेनिज्म क्या चीज है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको गाइड ब्लेड से बनाया जाता है और इसकी शक्ल एक व्हील की तरह होती है। इस व्हील को जो है ना वो केसिंग में फिक्स किया जाता है। दैट इज व्हाई दीज गाइड ब्लेड्स आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड ब्लेड। ये गाइड ब्लेड का मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहला इसका फंक्शन ये है कि ये स्टीम को अलाउ करता है कि ये रनर को एंटर करे विदाउट एनी शॉक। तो इसको कैसे किया जाता है, दिस इज डन बाय कीपिंग द रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट ऑफ द रनर टेंजेंशियल टू द ब्लेड एंगल। सेकंड मैकेनिज्म ये है कि ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्टीम को अलाउ करता है कि वो टरबाइन में एंटर करे, और ये एडजस्टमेंट ओपनिंग एंड एडजस्टिंग ऑफ ब्लेड जो है ना उसके जरिए किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज गाइड ब्लेड्स को जो है ओपन भी किया जा सकता है, क्लोज भी किया जा सकता है रेगुलेटिंग शाफ्ट के जरिए। लिहाजा अपनी नीड के मुताबिक जो है ना उसको स्टीम को अलाउ किया जा सकता है कि कितनी उसमें स्टीम एंटर हो। उसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग करना। इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड जो है ना वो डिफरेंट लोड्स पर जो है ना कांस्टेंट रहनी चाहिए। इस मैकेनिज्म को हम टेक्निकल जुबान में गवर्निंग कहते हैं। नंबर 3 है जी टरबाइन रनर। टरबाइन रनर, उसमें रनर ब्लेड्स होते हैं जो कि शाफ्ट को या रिंग्स को फिक्स किए जाते हैं। ये टरबाइन पर डिपेंड करता है। द ब्लेड्स फिक्स टू द रनर आर प्रॉपर्ली डिजाइन्ड in order to allow the steam to enter and leave the runner without shock. The surface of turbine runner is made very smooth to minimize friction loss. The turbine runner is made generally cast in one, लेकिन sometimes इसको separate steel plates जिनको वेल्ड किया जाता है बाद में उस तरीके से भी बनाया जाता है। एंड द लास्ट वन इज ड्राफ्ट ट्यूब। तो रनर में से पास होने के बाद स्टीम कंडेंसर में फ्लो करती है जिस ट्यूब के थ्रू, उसका नाम है ड्राफ्ट ट्यूब। फर्स्ट टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होती, रिएक्शन में ड्राफ्ट ट्यूब होती है, ये भी एक फर्क है। देन द स्टीम विल मूव फ्रीली एंड विल कॉज स्टीम एट
तो पार्सन्स टरबाइन 50% रिएक्शन टरबाइन भी कहा जाता है। तो आपके सामने रिएक्शन टरबाइन शो की जा रही है। ये आपका रनर है, ये इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं ये रोटेटिंग ब्लेड्स पॉइंट के एक्सिस के गिर्द घूम होते हैं। ये ऊपर जो है ना रिंग्स जो है ये फिक्स ब्लेड्स हैं और जो दरमियान में यहाँ पे वो शाफ्ट लगी हुई है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्सन रिएक्शन टरबाइन। यहाँ पे आपको कुछ वो एंगल्स दिखाए जा रहे हैं, ब्लेड एंगल और टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये सारे वेक्टोरियली आपको बताई जा रही है कि किस तरीके से इन होती है और आउट होती है, क्या डायरेक्शन होती है, और ब्लेड मूविंग ब्लेड की डायरेक्शन क्या होती है और किस तरीके से रिजल्टेंट फोर्स लगती है। ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये एक रिएक्टिव फोर्स है, इनका रिजल्टेंट होता है और रिजल्टेंट इस ब्लेड मूव करने पर अमाता कर देता है। इट इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन जिसमें डिग्री ऑफ रिएक्शन जो है वो हाफ है। द सेक्शन ऑफ ब्लेड्स ऑफ दिस टरबाइन इज सेम इन बोथ फिक्स्ड एंड मूविंग रो ऑफ ब्लेड्स। The high pressure steam does not initially expand in the nozzle। ब्लेड को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि स्टीम जो ब्लेड के दरमियान फ्लो कर रही है वो नोजल इफेक्ट क्रिएट करे। The increase in velocity of steam flowing over the blade develops a force। ये जो velocity में increase है ये force जो है ना वो पैदा करता है। Comparison between impulse and reaction turbine। नंबर 1, स्टीम जो है वो नोजल में से फ्लो करती है और बाद में मूविंग ब्लेड्स के ऊपर जाके टकराती है। रिएक्शन में क्या होता है, स्टीम जो है वो गाइड मैकेनिज्म में से फ्लो करती है और फिर मूविंग ब्लेड में जाती है। अब आपको बताया गया था कि गाइड मैकेनिज्म जो है ना वो फिक्स्ड बेसिकली ब्लेड्स होते हैं। एंड टेक्निकल जो डिफरेंस है वो ये है कि स्टीम बकेट से टकराती है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराती है, जबकि यहाँ पे जो स्टीम मूविंग वेन्स के ऊपर से गुजरती है उसमें ऑलरेडी प्रेशर होता है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जबकि यहाँ डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी में जो है ना कन्वर्जन होती है। The third difference is the steam may or may not be admitted over the whole circumference। यानी कि उसका entering behavior ये है। Number 4, the steam pressure remains constant during its flow through the moving blades। जबकि steam का pressure रिएक्शन टरबाइन में कम हो जाता है। Number 5, relative velocity of steam while gliding over the blades remain constant। यहाँ पर इंक्रीज करती है relative velocity। The blades or buckets are symmetrical। symmetrical mean एक जैसी shapes होती है, यहाँ पे blades की जो symmetry है वो एक जैसी नहीं है। Number 7, the number of stages are lesser required for steam power develop। आपकी जो impulse turbine होता है उसमें कोई stages नहीं होती, जबकि reaction turbine में ज्यादा पावर हासिल करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेजेस को इंक्रीज करना पड़ता है। इस डायग्राम में आपको क्लियरली फर्क समझाया जा रहा है। यहाँ पे आप कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं कि इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में ऑलमोस्ट वेलोसिटी का बिहेवियर सेम है कि पहले थोड़ी सी कांस्टेंट है, अरसे के लिए फिर बढ़ेगी, फिर एक वक्त आएगा ये कम हो जाएगी। जबकि प्रेशर जो है ना वो हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है और हत्ता कि बाद में कांस्टेंट होता है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में मुसलसल प्रेशर क्या हो रहा है वो रिड्यूस होता जा रहा है। टॉपिक 6.4 गैस टरबाइंस। यहाँ पे इसके आपको पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। दिस इज शाफ्ट, कंप्रेसर, कंबस्शन चैम्बर एंड दिस पोर्शन इज नोन एज टरबाइन। गैस टरबाइन का जो आइडिया है वो कोई नया नहीं है, बल्कि ये एक ओल्डेस्ट आइडिया है और इसके काम करने का असूल विंड मिल की ही तरह है और थोड़ा सा इम्प्रूव्ड मैनर में है। अगर हमने इस टरबाइन की एफिशिएंट वर्किंग को अचीव करना है तो जो गैस की मूवमेंट है उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है और फिर उसको ब्लेड्स की तरफ और बकेट्स की तरफ भेजा जाता है जो कि टरबाइन रनर के ऊपर फिक्स होती हैं। एयर कंप्रेसर की मदद से इस हवा को टरबाइन की तरफ सप्लाई किया जाता है और इस एयर कंप्रेसर को चलाने के लिए टरबाइन इटसेल्फ इस्तेमाल होती है। गैस टरबाइन में एयर को एयर कंप्रेसर नॉर्मल टेम्परेचर पर प्रेशर कंडीशंस पर कंप्रेस करता है और फिर इसको कंबस्शन चैम्बर में भेजता है ताकि वहाँ पे हीटिंग हो। फिर ये जो गर्म हवा है इसको मूविंग ब्लेड्स के ऊपर फ्लो किया जाता है जो कि रनर को रोटेट करवाती है। उसके बाद इस हवा को एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करवा दी जाता है। गैस टरबाइन से जो बनने वाली पावर है उसका बेशतर जो हिस्सा है वो कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होता है और रिमेनिंग जो है वो एक्सटर्नल वर्क के लिए काम आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गैस टरबाइन कैसे काम करती है। गैस टरबाइन इसी तरह काम करती है जैसा कि एक कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन काम करता है। ये एटमॉस्फेयर से एयर को सक करती है और उसको कंप्रेस करती है। फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और जलाया जाता है। गैसेस एक्सपैंड करते हुए अपना काम करती हैं और आखिर में वो बाहर की तरफ एग्जॉस्ट कर दी जाती हैं। गैस टरबाइन और इंजन में फर्क यही है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन की बजाय गैस टरबाइन रोटरी मोशन को थ्रू आउट इस्तेमाल करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस टरबाइन के जो 3 मेन सेक्शन हैं वो कंप्रेसर, कम्बस्टर और टरबाइन है। ये जो ग्रीन कलर में हिस्सा है ये कंप्रेसर है, रेड कलर में कम्बस्टर है, जामनी कलर में है ये टरबाइन को शो कर रहा है। कंप्रेसर का काम है एयर को एटमॉस्फेयर से सेक करना और उसको कंप्रेस करना और इसको कंबस्शन चैम्बर की तरफ गाइड करना। ये एक एनुअल चैम्बर है जहाँ पे फ्यूल को जलाया जाता है और ये इसी तरह का एक हिस्सा है जैसा कि बॉयलर में
फर्नेस होती है। तो इस कंप्रेसर से जो हासिल शुदा एयर है उसको कंबस्शन एयर कहते हैं। थर्ड जो पार्ट है वो टरबाइन है। तो जो टरबाइन के अंदर स्टेशनरी गाइड वेन्स होती हैं वो गैसेस को अगले सेट ऑफ ब्लेड्स की तरफ धकेलती हैं। तो हॉट गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि ब्लेड्स के ऊपर टकरा रही होती है वो ब्लेड और शाफ्ट को रोटेट करवाती है। गैस टरबाइन के काम करने का असूल, सबसे पहले इनटेक, नंबर 2 कंप्रेशन, नंबर 3 कम्बस्टर, नंबर 4 टरबाइन और देन नोजल और फिर टरबाइन इस्तेमाल होती है। इनकमिंग एयर को स्लो डाउन किया जाता है और डिस्टॉर्शन को रिमूव किया जाता है। कंप्रेसर जो है वो एयर को कंप्रेस करता है। मॉइस्चर में केमिकल रिएक्शन के जरिए हीट का एडिशन होती है, जबकि टरबाइन जो है वो कंप्रेसर को रन करती है। और जो नोजल या फ्री टरबाइन है वो थ्रस्ट या पावर को जनरेट करती है, जिसको हम शाफ्ट पावर भी कहते हैं। तो टॉपिक इज 6.4 का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइंस देखेंगे। तो गैस टरबाइंस को 4 तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। इसके लिहाज से हमारे पास क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन है और सेमी क्लोज गैस टरबाइन होती है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन, कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइंस होती हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइंस होती हैं। इस केस में हम ये देखते हैं कि किस कंडीशन पर हीट एब्जॉर्ब होती है, उसके लिहाज से प्रोसेस का नाम होता है। तो जो कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन है उसको कॉन्टिन्यूस कंबस्शन टाइप भी कहते हैं और जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन है उनको एक्सप्लोजन टाइप भी कहते हैं। नंबर 3, ऑन बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ एक्सपेंडिंग गैसेस, इम्पल्स टरबाइन है और दूसरी हमारे पास इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो वी हैव एक्सियल फ्लो टरबाइन एंड सेकंड वन इज रेडियल फ्लो टरबाइन। यहाँ पर भी आपको जो गैस टरबाइन की क्लासिफिकेशन है उसको ब्लॉक डायग्राम में समझाया गया है। अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ वर्किंग सब्सटेंस वी हैव ओपन एंड क्लोज साइकिल टरबाइन। अकॉर्डिंग टू हीट अब्जॉर्प्शन प्रोसेस वी हैव कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन। एंड थर्ड केस इज वी हैव मरीन टरबाइन, एयरक्राफ्ट टरबाइन एंड पावर प्लांट टरबाइन। एंड फोर्थ वन इज सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज और सिंगल शाफ्ट और मल्टी शाफ्ट। These are the main types of gas turbines. अब हम देखते हैं कि क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन कैसे काम करती है। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन जोल्स या ब्रेटन साइकिल पर काम करती है। जो सिंपलेस्ट क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है उसमें कंप्रेसर, हीटिंग चैम्बर, गैस टरबाइन जो कि जनरेटर को चलाता है और कंप्रेसर को चलाता है और एक कूलिंग चैम्बर पर ये मुश्तमिल होती है। इस टरबाइन में एयर को आइसेंट्रोपिकली रोटरी कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस किया जाता है और फिर इसको हीटिंग चैम्बर में पास किया जाता है। ये आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं। कंप्रेस्ड एयर को हीट किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स की मदद से और इसको टरबाइन के ब्लेड्स की तरफ धकेल दिया जाता है जो कि रिएक्शन टाइप टरबाइन होती है। यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपके कंप्रेसर से पहले हीटिंग चैम्बर में गया और हीटिंग चैम्बर से आपके जो टरबाइन की तरफ जो है वो कंप्रेस्ड एयर को भेजा जा रहा है। ब्लेड्स के ऊपर से फ्लो होने के दौरान गैस जो है वो एक्सपैंड होती है। टरबाइन से गैस जो है वो कूलिंग चैम्बर की तरफ जाती है जहाँ पे इसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कूल किया जाता है सर्कुलेटिंग वाटर की मदद से, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पर आ जाए। इसके बाद एयर को दोबारा कंप्रेसर में अगेन जो है यहाँ पे भेज दिया जाता है। इस तरीके से हमारी जो है वो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन काम करती है। ये एक इसकी स्कीमेटिक अरेंजमेंट है जो कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन को शो कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल गैस टरबाइन कंप्रेसर, कंबस्शन चैम्बर और गैस टरबाइन पर मुश्तमिल होती है और ये जो गैस टरबाइन है ये जनरेटर और कंप्रेसर को ड्राइव करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कोई कूलिंग चैम्बर नहीं होता, जो कि मेन डिफरेंस है ओपन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में। एयर को पहले एटमॉस्फेयर से सक किया जाता है और उसको आइसेंट्रोपिकली रोटरी टाइप कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाता है और फिर इसको कंबस्शन चैम्बर में भेज दिया जाता है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। कंप्रेस्ड एयर को इस कंबस्शन चैम्बर में कंबस्शन करवाने के बाद इसको टरबाइन की तरफ जो है वो भेज दिया जाता है। कंप्रेस शुदा एयर जो है उसको फ्यूल के कंबस्शन और प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन के जरिए कंबस्शन करवाई जाती है और फिर इसको कंप्रेस्ड एयर में मिक्स किया जाता है और इस तरह कंप्रेस्ड एयर का जो मास है वो उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। ब्लेड्स के ऊपर से गैस फ्लो होने के दौरान एक्सपैंड करती है और इसको फाइनली एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करवा दिया जाता है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन को कॉन्टिन्यूस कंबस्शन गैस टरबाइन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कंबस्शन ऑफ फ्यूल है वो कंटिन्यूसली होती है। ये जो टरबाइन है ये जॉल साइकिल पर काम करती है। इस ओपन साइकिल गैस टरबाइन के जो वर्क डन फार्मूलाज हैं
वो सेम है जैसे कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ये एक ऐसी टरबाइन है जिसमें ओपन और क्लोज साइकिल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ओपन साइकिल जो टरबाइन है वो जनरेटर को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि जो क्लोज साइकिल टरबाइन है वो एयर कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम ब्रेटन साइकिल को स्टडी करते हैं। ये वो साइकिल है जिस पर आपकी गैस टरबाइन ओपन साइकिल क्लोज साइकिल इस पे काम करती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस साइकिल में एयर को आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीवी डायग्राम में आप देख सकते हैं 1 से 2 प्रोसेस है जिसमें आइसेंट्रोपिकली एयर को कंप्रेस किया जा रहा है। आइसेंट्रोपिक का मतलब है कि आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट कंबस्शन जो है वो होती है, कंबस्शन का मतलब है हीट इन हुई और यहाँ पर जो कंडीशन है वो कांस्टेंट प्रेशर है। इसके बाद हीटेड एयर टरबाइन में एक्सपैंड होती है और लास्ट में हीट जो है वो रिजेक्ट होती है एटमॉस्फेयर में। दिस इज द पीवी डायग्राम और इसके थ्रू हम टीएस डायग्राम जनरेट करते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। गैस टरबाइन के इस्तेमालात देखते हैं। नंबर 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बिजली पैदा करने के लिए गैस टरबाइन इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे जो लार्जेस्ट गैस टरबाइन पावर प्लांट है वो स्विट्जरलैंड में इंस्टॉल हुआ है और उसकी कैपेसिटी 450 मेगावाट है। टर्बोजेट एंड टर्बो प्रोपेलर इंजन्स गैस टरबाइंस को कंप्रेसर ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होता है। टर्बोजेट्स में गैस टरबाइंस को एयर कंप्रेसर टरबाइंस में टर्बो प्रोपेलर इंजन में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर इनकी वर्किंग टेम्परेचर रेंज 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। सुपर चार्जर गैस टरबाइंस को सुपर चार्जेस ड्राइव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एविएशन गैसोलीन इंजन में इस्तेमाल होते हैं और कुछ हैवी ड्यूटी डीजल इंजन में भी इस्तेमाल होते हैं। गैस टरबाइंस को मरीन इंजन में भी इस्तेमाल किया जाता है और गैस टरबाइंस को रेलवे इंजन में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो फर्स्ट गैस टरबाइन लोकोमोटिव इंजन था उसको 1941 में स्विट्जरलैंड में मुतारफ करवाया गया। एयरक्राफ्ट में हमारी गैस टरबाइन इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो पावर की हाई जनरेशन के लिए मौजू है। तकरीबन तमाम मिलिट्री एयरक्राफ्ट में गैस टरबाइन इस्तेमाल होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, These are gas turbines. This is the nose, this is the cockpit of airplane. गैस टरबाइंस के कुछ फवायद भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले इनकी पावर टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स। अगर हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन इस्तेमाल करते हैं तो जो गैस टरबाइंस हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, जबकि सेम पावर वो पैदा कर सकती हैं। गैस टरबाइंस में जो मूविंग पार्ट्स की तादाद है वो बहुत कम होती है। गैस टरबाइन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग प्रेशर्स बहुत कम और हाई ऑपरेशन स्पीड जनरेट हो सकती हैं। इनमें लो लुब्रिकेटिंग ऑयल कॉस्ट है और कंजम्पशन बहुत कम है। अब हम बात करते हैं गैस टरबाइन के डिसएडवांटेजेस की। ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स से लेस एफिशिएंट होती हैं। एट आइडल को स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम दरकार है। इनका जो रैपिड रिस्पांस है पावर डिमांड में वो बहुत कम है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग इंजन में जो रैपिड पावर डिमांड है उसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा होता है। कंपैरिजन ऑफ क्लोज्ड साइकिल एंड ओपन साइकिल गैस टरबाइंस। सबसे पहले क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की बात करते हैं कि कंप्रेस्ड एयर को हीटिंग चैम्बर में हीट किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स की बदौलत, लिहाजा जो गैस की अमाउंट है वो सेम रहती है। जबकि ओपन साइकिल टरबाइन में कंप्रेस्ड एयर को कंबस्शन चैम्बर में हीट किया जाता है और कंबस्शन की प्रोडक्ट्स जो है वो हीटिंग एयर में मिक्सड अप हो जाती हैं, लिहाजा अमाउंट ऑफ गैस जो है वो बढ़ जाती है। नंबर 2, टरबाइन से जो गैस है उसको कूलिंग चैम्बर में पास किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो टरबाइन से आने वाली गैस है उसको एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करवाया जाता है। यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है, जबकि यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड कंटिन्यूसली रिप्लेस होता है। नंबर 4, एनी फ्लूइड विद बेटर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड। इसमें कोई सा भी फ्लूइड जिसकी थर्मोडायनेमिक खासियतें बहुत अच्छी हैं उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ हवा को बतौर वर्किंग फ्लूइड इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर टरबाइन ब्लेड जो है वो बहुत जल्दी वेयर नहीं होते क्योंकि इसमें जो एनक्लोज्ड गैस है उसमें किसी तरह की कोई कंटेमिनेशन, कोई मिक्सिंग नहीं होती हीटिंग चैम्बर से गुजरने के दौरान, जबकि यहाँ पे कंटेमिनेशन हो जाती है जिसकी वजह से टरबाइन के ब्लेड्स जो हैं वो जल्दी वेयर हो सकते हैं। चूँकि जो टरबाइन से आने वाली हवा है उसको सर्कुलेटिंग वाटर के जरिए कूल किया जाता है, लिहाजा ये स्टेशनरी इंस्टॉलेशन या मेरीन इस्तेमाल के लिए बहुत मौजू है। चूँकि यहाँ पे टरबाइन से आने वाली हवा को एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज किया जाता है, लिहाजा ये मूविंग व्हीकल्स के लिए ये वाली जो टरबाइन है ये मौजू है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। मास ऑफ इंस्टॉलेशन पर किलोवाट इज़ लेसर। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, जबकि इंस्टॉलेशन मास पर किलोवाट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब हम कंपैरिजन देखते हैं गैस और स्टीम टरबाइंस का। गैस टरबाइन में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो कंप्रेसर और कंबस्शन चैम्बर होते हैं, जबकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो स्टीम बॉयलर
और एसेसरीज होती हैं। यहाँ पर जो मास ऑफ गैस टरबाइन पर किलोवाट एनर्जी डेवलप्ड है वो कम दरकार है, जबकि यहाँ पे मास ऑफ स्टीम टरबाइन पर किलोवाट डेवलप वो ज्यादा दरकार होता है। इंस्टॉलेशन के लिए गैस टरबाइन को कम स्पेस की जरूरत होती है, स्टीम टरबाइन को इंस्टॉलेशन के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। इसकी इंस्टॉलेशन और रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, जबकि स्टीम टरबाइन की इंस्टॉलेशन और रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। गैस टरबाइन की जो स्टार्टिंग है वो बहुत इजी और क्विक होती है, जबकि इसकी स्टार्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट और लॉन्ग टाइम टेकिंग होती है। इसका जो कंट्रोल है चेंजिंग लोड कंडीशंस के हवाले से बहुत ईजी है, जबकि इसका जो कंट्रोल है वो बहुत मुश्किल होता है। गैस टरबाइन जो है वाटर सप्लाई के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि स्टीम टरबाइन की जो टोटल डिपेंडेंसी है वो वाटर सप्लाई के ऊपर होती है। गैस टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो लेस होती है, जबकि स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू मे कमेंट, एंड फॉर मोर यूजफुल वीडियोस एंड कंटेंट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।